जय श्री राम। हर हर महादेव। मैं अधिवक्ता बागेश श्रीवास्तव वाराणसी से पुनः आप लोग के समक्ष उपस्थित हूँ एक नए ऊर्जा के साथ, और मुझे विश्वास है कि आप लोग भी ऊर्जावान होंगे। हम लोग आज चर्चा करेंगे भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 91 और 92 का, जो अध्याय 6 में वर्णित है, और इसका टाइटल है दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा मौखिक साक्ष्य के अपवर्जन के विषय में। मतलब कि अगर जो कोई दस्तावेजी साक्ष्य है तो उसके विषय में कोई मौखिक साक्ष्य नहीं दिया जाएगा। विषय पर आने से पहले मेरा निवेदन है कि अभी तक मेरे इस चैनल को जिन व्यक्तियों द्वारा सब्सक्राइब नहीं किया गया है, कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो इसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। साथ में वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें, अन्य लोगों को भी शेयर करें। धारा 91, 92 प्री और मेंस की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये कहीं ना कहीं या तो प्री में पूछता है या तो मेंस में पूछता है। यहाँ प्रक्रियात्मक विधि की बात आती है। अब हम लोग आते हैं धारा 91 और 92 को पढ़ने से पहले दो धाराओं को और हम लोग देखेंगे, धारा 59 को और धारा 61 को। धारा 59 ये कह रहा है कि यदि कोई दस्तावेज है या इलेक्ट्रॉनिक रूप से अंतर्विष्ट कोई दस्तावेज है तो उसकी अंतर वस्तु के सिवाय प्रत्येक साक्ष्य मौखिक रूप से साबित किए जाएंगे। मतलब मौखिक साक्ष्य देकर के साबित किए जाएंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि जहाँ कोई दस्तावेज के रूप में होगा उसमें मौखिक साक्ष्य उसके बारे में अनुमान्य नहीं होगा। मौखिक साक्ष्य उन्हीं चीज़ों के बारे में अनुमान्य है जहाँ दस्तावेज की अंतर वस्तु नहीं है। अब जब धारा 61 को हम लोग देखते हैं तो धारा 61 में ये कहा गया है कि या तो दस्तावेज के अंतर वस्तु प्राथमिक साक्ष्य द्वारा या तो द्वितीयक साक्ष्य द्वारा साबित किया जा सकेगा। और धारा 64 को हम लोग देखते हैं तो उसमें कहा गया है कि प्रत्येक दशा में दस्तावेज की अंतर वस्तु जो है प्राथमिक साक्ष्य ही द्वारा साबित किया जाएगा, सिवाय जो इसके आगे अनुमान्य है, मतलब जो अंतर्विष्ट है, जिसमें सेकेंडरी एविडेंस भी अलाउ है। अब हम लोग आते हैं धारा 91 पे। धारा 91 के आगे जो बातें कही गई हैं कुछ उसमें अपवाद भी हैं, जैसे पेटेंट एम्बिग्यूटी है, लेटेंट एम्बिग्यूटी है। तो उसमें बताया गया है कि धारा 94 से लेकर के धारा 93 से लेकर के धारा 99 तक में बातें कही गई हैं कि यदि लेटेंट एम्बिग्यूटी है तो उसमें तो साक्ष्य दिया जा सकता है, लेकिन जहाँ पेटेंट एम्बिग्यूटी है वहाँ साक्ष्य नहीं दिया जा सकता है। अब हम लोग धारा 91 और 92 को देख लेते हैं। तो धारा 91 में 3 बातें कही गई हैं। ये कह रहा है कि कोई यदि बात संविदा में या अनुदान के रूप में या किसी अन्य संपत्ति के बयान के रूप में किसी प्रकार का निबंधन है जिसको लेखबद्ध कर दिया गया है, या कोई विधि की अपेक्षा है कि वैसे संविदा, अनुदान या संपत्ति का अन्य बयान लेखबद्ध किया जाना चाहिए, तो ऐसे संपत्ति, अनुदान या जो क्या बोलते हैं अन्य संपत्ति का बयान है, इसके टर्म को यानी कि अनुबंध को किसी अन्य साक्ष्य द्वारा, मौखिक साक्ष्य द्वारा साबित नहीं किया जाएगा, स्वयं उस दस्तावेज को ही प्रस्तुत करके साबित किया जाएगा, सिवाय जहां सेकेंडरी एविडेंस अलाउ है। मतलब कि अगर जो जहां सेकेंडरी एविडेंस अलाउ है वहां सेकेंडरी एविडेंस को दिया जाएगा। अन्यथा यदि कोई संविदा है, कोई अनुदान है या कोई संपत्ति का अन्य बयान है जिसका निबंधन लेखबद्ध कर लिया गया है या विधि की अपेक्षा है कि उसको लेखबद्ध किया जाना चाहिए, तो स्वयं उस दस्तावेज को ही प्रस्तुत करके साबित करना पड़ेगा। अब दूसरी उसमें 2 अपवाद बताए गए हैं। पहला अपवाद ये कह रहा है कि कोई ऐसी लिखित बात है जिसके तहत किसी व्यक्ति की लोक ऑफिसर की नियुक्ति होती है, जिस लिखत के द्वारा, तो उस लिखत को प्रस्तुत करने की जरूरत नहीं है यदि किसी लोक ऑफिसर की नियुक्ति हो गई है तो। दूसरा उसमें कह रहा है कि कोई ऐसा बात है जो बिल से संबंधित है, जिसके लिए प्रोबेट की बात आती है, तो प्रोबेट में भी कोई ज़रूरी नहीं कि उस डॉक्यूमेंट को ही प्रस्तुत किया जाए। यानी कि अगर जो कोई प्रोबेट किसी बिल के संबंध में है तो उस प्रोबेट को भी साबित किया जा सकता है। तो ये 2 अपवाद हो गए हैं। स्पष्टीकरण इसमें 3 दिया गया है। पहला स्पष्टीकरण ये कह रहा है कि यह धारा उन दशाओं को जिनमें निर्दिष्ट संविदाएं, अनुदान या संपत्ति के बयान एक ही दस्तावेज में अंतर्विष्ट हैं तथा उन दशाओं को जिनमें वे एक से अधिक दस्तावेजों में अंतर्विष्ट हैं समान रूप से लागू होंगे। मतलब इसके कहने का मतलब चाहे वो एक ही दस्तावेज में हो चाहे कई दस्तावेजों में हो, नियम दोनों के लिए बराबर होगा, माने उस दस्तावेज को ही प्रस्तुत करना होगा। स्पष्टीकरण 2 इसका कह रहा है कि जहाँ की एक से अधिक मूल है वहाँ केवल एक मूल साबित करना आवश्यक होगा। जैसे हम लोग प्राइमरी एविडेंस में देखते हैं
धारा 62 में कि प्राइमरी एविडेंस क्या है, तो उसमें कई मूल प्रतियों में बनाई गई अगर ये कोई डॉक्यूमेंट्स है तो उसको भी हर एक जो है एक दूसरे का मूल प्राइमरी एविडेंस होता है। तो उसमें कह रहा है कि एक भी किसी दस्तावेज को प्रस्तुत कर दिया जाएगा तो मान लिया जाएगा कि आप सबको साबित कर रहे हैं। तीसरा स्पष्टीकरण कर रहा है कि इस धारा में निर्दिष्ट तथ्यों से भिन्न किसी तथ्य का किसी भी दस्तावेज के कथन उसी तथ्य के बारे में मौखिक साक्ष्य की ग्राह्यता का प्रमाण नहीं करेगी। मतलब उस डॉक्यूमेंट के अलावा कोई भिन्न डॉक्यूमेंट की बात की जा रही है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसके लिए वो कह रहा है कि मना नहीं किया जाएगा। जैसे एक और इसमें अगर जो देखा जाए तो धारा 99 में आपको मिलेगा इसी अधिनियम के, उसमें कह रहा है किसी ऐसे तीसरे व्यक्ति के द्वारा, मतलब जो उस दस्तावेज के से प्रभावित हो रहा है तो वो उस दस्तावेज के संबंध में मौखिक साक्ष्य दे सकता है अगर जो वो प्रभावित हो रहा है तो। अब धारा हम लोग 92 देख लेते हैं। धारा 92 ये कह रहा है कि जिस बात की हम लोग चर्चा किए हैं धारा 91 में, कोई संविदा है, कोई अनुदान है या कोई संपत्ति का अन्य व्ययन है और उसको लेखबद्ध किया गया है और वो साबित हो चुका है, मतलब जो संविदा अनुदान या अन्य व्ययन है उसको साबित कर लिया गया है या कोई लेखबद्ध किया जाना चाहिए था उस डॉक्यूमेंट को साबित कर दिया गया है, तो फिर उस संविदा अनुदान या जो अन्य व्ययन है उसके टर्म्स के बारे में, उसके निबंधन के बारे में किसी भी प्रकार का न तो खंडन किया जाएगा, न तो उसमें फेरफार किया जाएगा, न तो उसमें कुछ जोड़ा जाएगा या न तो घटाया जाएगा। इस प्रयोजन से किसी प्रकार का साक्ष्य ग्रहण नहीं किया जाएगा। मतलब जो धारा 91 में हम लोग संविदा अनुदान और अन्य संपत्ति का बयान देखे हैं, लेखबद्ध किया गया है या लेखबद्ध किया जाना चाहिए था विधि के अपेक्षा के अनुसार, तो उसके निबंधनों के संबंध में यदि साबित हो चुका है वह संविदा अनुदान और संपत्ति का अन्य बयान, तो फिर उसके निबंधनों के संबंध में न तो कोई फेरफार किया जाएगा, न तो किसी का प्रकार का खंडन किया जाएगा, न तो उसमें कुछ घटाया जाएगा और न ही कुछ बढ़ाया जाएगा। इस संबंध में किसी प्रकार का साक्ष्य जो है, मौखिक साक्ष्य जो है अनुमन्य नहीं होगा या मतलब किसी प्रकार का कोई साक्ष्य ग्रहण नहीं किया जाएगा। लेकिन इसके 6 अपवाद हैं। पहला अपवाद कह रहा है कि कोई ऐसा फैक्ट है जिसको यदि साबित किया जाता है तो वो दस्तावेज ही अविधिमान्य हो जाएगा या किसी ऐसे व्यक्ति को तत्संबंधी किसी डिक्री या आदेश का हकदार बना देगा। अब जैसे होगा कैसे, ये तो कह रहा है कि या तो कपट के द्वारा हो सकता है या अभित्रास के द्वारा या अवैधता के द्वारा या कोई सम्यक निष्पादन का अभाव हो, तो यह बात साबित करके कि उस दस्तावेज को अविधिमान्य बना दिया जाए, तथ्य जो है ला करके साबित किया जा सकता है। दूसरा अपवाद इसका क्या कह रहा है कि जहां दस्तावेज जिसके बारे में मौन है, मतलब कोई ऐसा बात है, कोई फैक्ट है जिसके बारे में वह दस्तावेज मौन है, लेकिन अगर जो फैक्ट लाया जाता है तो उस दस्तावेज को वो कंट्राडिक्ट नहीं करता है, मतलब जो उसका इंटेंशन है दस्तावेज का, जो निबंधन है उस निबंधन के अनुरूप ही वो फैक्ट है, लेकिन उस विषय में उस दस्तावेज में नहीं वर्णन किया गया है, तो ये कह रहा है कि तब उसके लिए साक्ष्य दिया जा सकता है। तीसरा प्रोविजो इसका कह रहा है कि कोई ऐसा पूर्वभाव्य शर्त गठित किया गया है उस निबंधन के संबंध में कि यदि मतलब कोई बाध्यता जो है संलग्न है कि अगर जो पूर्वभाव्य शर्त को जब तक पूरा नहीं किया जाएगा तब तक उसका एग्जीक्यूशन होना संभव नहीं है उस दस्तावेज का या उस जो है अन्य बयान का या अनुदान का। तो ये कह रहा है कि उस पूर्वभाव्य वाली शर्त को साबित किया जा सकता है जो कंडीशन प्रेसिडेंट के रूप में होता है। मतलब जब टीपीए का जब आप पढ़ेंगे धारा 25, धारा 26 और धारा 27, धारा 28, तो उसमें आपको देखने को मिलेगा कि कोई कंडीशन प्रेसिडेंट क्या होता है, कंडीशन सब्सिक्वेंट क्या होता है। तो उसी की चर्चा कर रहा है कि कोई ऐसा कंडीशन प्रेसिडेंट है जिसको पहले उसको करना जरूरी है, उसके बाद ही उस संविदा का बाध्यता जो है लागू होगा। तो इस तथ्य को आप साबित कर सकते हैं। चौथा प्रोविजो ये कह रहा है कि कोई ऐसा लिखित है जिसको पश्चातवर्ती लिखत के रूप में समझा जाएगा
और जिसका इफेक्ट ऐसा हो रहा है कि जो प्रथम वाला दस्तावेज है या संविदा है, अनुदान है या संपत्ति का अन्य बयान है, वो भी खंडित हो जाता है। तो उसको साबित किया जा सकता है। जैसे 2 उदाहरण के रूप में आप ले सकते हैं। किसी बात का आप लोगों ने एग्रीमेंट किया और पश्चात में फिर इसी को खंडन करने के लिए कोई और एग्रीमेंट कर लिया गया, तो वो पहला वाला खंडित हो जाएगा। जैसे कोई वसीयत हुआ, किसी ने वसीयत लिखा, बाद में फिर वो एक वसीयत इस बात का लिखता है कि पहला वाला वसीयत खंडित किया जाता है। तो ये ही कह रहा है कि आप दूसरे वाले किसी निबंधन के बारे में, फैक्ट के बारे में आप साक्ष्य दे सकते हैं, जिससे ये साबित हो जाए कि पहला वाला भी खंडित कर दिया गया है। अब उसके बाद से 5वां परंतु कह रहा है कि कोई ऐसी प्रथा या रूढ़ी है जो कि उस संविदा को असंगत नहीं बनाती है, उस संविदा के प्रसंगतियों पर जो है प्रसंगतियाँ उस प्रकार की संविदाओं से प्राय उपबद्ध रहती हैं, साबित की जा सकती हैं। मतलब कोई ऐसी प्रथा या रूढ़ी है जो उस संविदा के लिए जरूरी है। संविदा तो हो गया, लेकिन संविदा होगा कैसे? उस प्रथा और रूढ़ी के अनुसार ही उसका कंप्लायंस होना है। तो उस संविदा में क्या बातें हैं, क्या नहीं है, उस प्रथा के अनुसार कैसे होगा, उसको साबित किया जा सकता है। और आखिरी 6वां इसका प्रोविजो ये है कि कोई तथ्य जो यह दर्शित करता है कि किसी दस्तावेज की भाषा वर्तमान तथ्यों से किस प्रकार संबंधित है, साबित किया जा सकता है। मतलब कि कोई इस ऐसे भाषा में कोई दस्तावेज है जिसको पठनीय नहीं है, तो उसको पढ़ करके उसका भावार्थ क्या निकल रहा है, जैसे उर्दू में है, फ्रेंच में हो, तो उसको इस बात का भावार्थ दे करके कि ये क्या कह रहा है डॉक्यूमेंट, और उसका साक्ष्य दिया जा सकता है। मतलब उस तथ्य के बारे में साक्ष्य दिया जा सकता है। तो हम लोगों ने देखा धारा 91 और 92 के बारे में कि कैसे एक संविदा, अनुदान और संपत्ति का अन्य बयान लेखबद्ध कर दिया गया है या लेखबद्ध किया जाना चाहिए विधि के अनुसार, तो उसी को ही प्रस्तुत करके साबित किया जाएगा, अन्य किसी प्रकार के साक्ष्य उसके विषय में नहीं दिया जाएगा। धारा 91 में हम लोगों ने 2 प्रोविजो देखे, 3 स्पष्टीकरण देखे, और धारा 92 में हम लोगों ने 6 अपवादों को देखा कि किन किन मामलों में लागू हो सकता है। वीडियो को यहीं विराम देते हैं। रिवीजन के पर्पज से मुझे विश्वास है कि हमने जो कुछ भी आपको कही है, जिन जिन बातों को कही है, आप लोग को जरूर समझ में आया होगा। कृपया आप लोग डायरेक्ट जरूर देखिएगा। ऐसे ही वीडियो को लेकर के मैं लगातार आते रहूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।